हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज है 24 जुलाई और आज हम लोग लेकर आए हैं 24 जुलाई करंट अफेयर, जो कि आपकी प्रीलिम्स बूस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस और वन लाइनर एग्जाम, वन डे एग्जाम का, तो आपके लिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बार में करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। डेली आपके जितने घटना घट रहे हैं उस पे बेस करंट अफेयर हम लोग लेकर आते हैं। डेली खाली 5 क्वेश्चन होते हैं विद सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज 24 जुलाई करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। तो मेरे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र के त्रियंबकम के पास से निकलती है। और दूसरा कथन है, मंजीरा, पूड़ा और प्राणहिता इस नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियां हैं। और तीसरा है, पुणे में इसके तट पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो बताना है इसमें से कितने कथन सही हैं। तो देखिए, आजकल यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि कभी नदी, कभी रोड, कभी स्टेट पूछ देता है। तो आप लोग लगातार इससे ही प्रैक्टिस करिए और जितना ज़्यादा हो सके नदी, वहाँ पर जो भी झील है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए। तो देखिए, इसमें जो पहला कथन है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी महाराष्ट्र के त्रियंबकम के पास से निकलती है, तो ये कथन सही है। और बाकी ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है, कितने कथन सही हैं। तो इसमें केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर है स्पष्टीकरण है, हाल ही में तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी का जल स्तर 51.10 फीट तक पहुँच गया है। गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई और सांस्कृतिक महत्व के कारण इस नदी को अक्सर दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिम्बकम के पश्चिमी घाट में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन जो है सही हो गया। और दूसरा क्या है, क्यों गलत था। तो गोदावरी नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें दाएं किनारे पर प्रवर, मंजीरा और मनेर तथा बाएं किनारे पर पूड़ा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी शामिल होती है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कहा था कि मंजीरा, पूड़ा और प्राणहिता इस नदी की दाहिनी तटवर्ती है, जो कि ये ऐसा नहीं है, वो बाएं में आती है। तीसरा कथन है, गोदावरी नदी पर महत्वपूर्ण बांधों एवं परियोजनाओं में जयकवाड़ी बांध, श्री राम सागर परियोजना और पोलावरम परियोजना शामिल है। नासिक कुंभ मेला यह हर 12 साल पर होता है। इसे जिसे नासिक त्र्यंबकम कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में भी गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होता है। तो इसलिए तीसरा वाला कथन भी गलत हो गया है। तो देखिए, ये जो कुंभ का मेला है, ये महाराष्ट्र के नासिक में होता है, प्रयागराज में भी होता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो ये 12 साल का भी होता है महाकुंभ। चलिए फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन सीमा समायोजन कर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कार्बन गहन उत्पादों पर प्रस्तावित टैरिफ है। और दूसरा है, इसका प्राथमिक लक्ष्य कार्बन रिसाव को रोकना और यूरोपीय संघ देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। और तीसरा है, इसे मई 2025 में यूरोपीय संसद द्वारा पारित किया गया और यह यूरोपीय ग्रीन डील का एक हिस्सा है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। देखिए, इसमें सही नहीं बताना है, कौन सा कथन गलत है। तो अगर इसमें देखेंगे हम लोग, तो यह कार्बन गहन उत्पादों पर प्रस्तावित टैरिफ है, तो ये कथन सही है। और उसके बाद दूसरा है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य कार्बन रिसाव को रोकना और गैर यूरोपीय संघ देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना, तो ये भी कथन सही है। इसे मई 2025 में यूरोपीय संसद द्वारा पारित किया गया, तो यूरोपीय डील का एक हिस्सा है। तो यह कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या बताना था जो सही नहीं है। तो इसमें केवल एक कथन सही नहीं होगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो पूरा कंफर्म होगा क्या है इसमें। चलिए, तो देखेंगे कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण संरक्षणवाद पर केंद्र की चिंताओं को दोहराया गया और कहा गया कि यूरोपीय संघ का प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन कर सीबीएटी पेरिस समझौते की भावना के विरुद्ध है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स यानी सीबीएटी, जिसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, यूरोपीय संघ में आयोजित कार्बन गहन उत्पादों पर प्रस्तावित टैरिफ है। तो इसलिए पहला कथन सही हो गया था। और दूसरा कथन भी सही था, जो कि बताया था मैंने, कि इसका प्राथमिक लक्ष्य कार्बन रिसाव को रोकना है, जहां कंपनियां अपने उत्पादन को कम कठोर जलवायु नीतियों वाले देशों में स्थानांतरित कर देती है, जिससे वैश्विक जलवायु प्रयास कमजोर हो जाते हैं। कार्बन सीमा समायोजन कर का उद्देश्य इन
वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाना और गैर यूरोपीय संघ के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। तो दूसरा भी कथन सही हो गया। और तीसरा क्यों गलत है कथन, ये देख लीजिए कि कार्बन सीमा समायोजन कर को मई 2023 में यूरोपीय संसद द्वारा पारित किया गया था तथा यह वर्ष 2026 में प्रभावी होगा, न कि 2025 में। ठीक है, तो 2026 में प्रभावी होगा। यह शुरुआत में कुछ सबसे अधिक कार्बन गहन क्षेत्रों से जैसे कि स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और कुछ बिजली के विशिष्ट उत्पादों को कवर करेगा। तो इसलिए तीसरा कथन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें हम लोगों को 5 क्वेश्चन खाली करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक प्रतिस्पर्धा विरोधी निकाय है और जिसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई है, क्योंकि आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, इसमें पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। अब सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा तो फिर हो चुका, राष्ट्रपति को बस इतना ही काम है क्या? तो इसमें ऑप्शन सी लगा देंगे। पहला सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने रिलायंस डिज्नी विलय की जांच की और लगभग 100 प्रश्न पूछे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक स्वतंत्र वैधानिक एवं प्रतिद्वंद्विता रोधी निकाय है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी, जिसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित यानी कि उसके स्थान पर 2002 को लाया गया था। और दूसरा क्यों गलत है तो देख लीजिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं जैसे प्रभुत्व का दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और संयोजनों की जांच करता है तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है जो एकाधिकार को बढ़ावा दे सकते हैं या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिनमें से सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पे बोल रहा था ना कि प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, तो ऐसा नहीं है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। तो इसलिए दूसरा वाला कथन गलत था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअरों यानी जीएमओ सूअरों का उपयोग मानव प्रत्यारोपण के लिए अंगों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है, पहली बार जीन संपादित सूअर अंगों को संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लू रिज पर्वतों में पाले गए सूअरों से प्रत्यारोपित किया गया था। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, इसमें सही नहीं का ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी लगाएंगे, न तो पहला और न ही दूसरा, मतलब दोनों ही कथन सही है, तो कोई कथन गलत नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी लगा देंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। हाल ही में एक आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर को देखा गया जिसे क्रिश्चियनबर्ग वर्जीनिया में यूनाइटेड थेरेप्यूटिक्स रोगजनक मुक्त सुविधा में एक सुरक्षात्मक बाधा के अंदर रखा गया था। ठीक है, और जिसका उद्देश्य नैदानिक परीक्षणों के लिए अंगों की आपूर्ति करना था। आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर यानी जीएमओ सूअर वे सूअर होते हैं जिनके आनुवांशिक पदार्थ को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि उनमें कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं होते। इनका उपयोग मानव प्रत्यारोपण के लिए अंगों के उत्पादन के साथ साथ रक्त के विकल्प के रूप में उपयोग के लिए मानव हीमोग्लोबिन एचबी के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। दूसरा कथन है, आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनों में किया जा सकता है, जैसे कि मायोकार्डियल चोट और जेनो ट्रांसप्लांटेशन का अध्ययन। और यूएसए के ब्लू रिज पर्वत में एक सुरक्षित अनुसंधान फार्म पर पैदा हुए सूअरों से पहले जीन संपादित सूअर अंगों को प्रत्यारोपित किया गया था। तो ये दोनों कथन सही थे, तो इसीलिए उसमें ऑप्शन डी लगाया गया कि न ही पहला न ही दूसरा, क्योंकि उसमें गलत पूछा हुआ था, तो कोई गलत नहीं था। और आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि अभी वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, ने कहा कि हाल के वर्षों में इस देश के साथ भारत के दीर्घकालीन संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। यह एक अंतर्महाद्वीपीय देश है जो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने और पश्चिमी एशिया के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। देखिए कहाँ पर, तो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी, अफ्रीका का जो उत्तर पूर्वी है, तो अफ्रीका का कैसे है मैप, अगर आप देखेंगे अफ्रीका का मैप ऐसे है ना, ऐसे करके, तो उत्तर के साथ पूर्वी इधर, ठीक है, मतलब कि यहाँ का कोई देश होगा
उत्तर पूर्वी और पश्चिमी एशिया के, यानी कि जो एशिया है तो उधर के पश्चिमी एशिया के यहाँ का, अब यहाँ पर एशिया है ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर भारत हो गया तो यहाँ पर एशिया है, तो यहाँ का पश्चिमी इलाका, ठीक है, प्रायद्वीपीय में स्थित है। मतलब कि वो देश पश्चिम में भी, एशिया में भी और अफ्रीका में भी स्थित होगा। इस देश की सीमा पूर्व में इजराइल और लाल सागर और पश्चिम में लीबिया, उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में सूडान से लगती है। अब देखिए इतना पता चल गया कि यहाँ पे मान लीजिए इजराइल है और यहाँ पर भूमध्य सागर है, और उसके बाद यहाँ से बता रहा है कि यहाँ पे लाल सागर है, और यहाँ पर उसके बाद उसके दक्षिण में सूडान है, तो पता चल गया कि यहाँ पर इजिप्ट होगा। तो आप ऑप्शन सी लगा देंगे। अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इजिप्ट के बारे में बात हो रहा है, यानी सी हो जाएगा उसका ऑप्शन, मिस्र। फिर भी आप देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लेकर आए हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में मिस्र के साथ भारत के दीर्घकालीन संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। मिस्र एक अंतर्महाद्वीपीय देश है जो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने एवं पश्चिमी एशिया के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। काहिरा मिस्र की राजधानी है और मिस्र की सीमा पूर्व में इजराइल तथा लाल सागर के साथ, अब पश्चिम में लीबिया और उत्तर में भूमध्य सागर में, दक्षिण में सूडान से लगती है। मिस्र का सबसे ऊंचा स्थान माउंट कैथरीन है जो कि मिस्र में है, और जिसे जेबेल कैथरीन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र से होकर भी बहती है, ठीक है। तो आप लोग बस खाली इतना बता दीजिए कि नील नदी का उद्गम होता कहाँ से, कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर दीजिए कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अफ्रीका में से ही होता है कि कहाँ से होता है, ठीक है। तो कौन से देश से होता है बताइएगा। और आप, हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज सेंटर, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और डेली यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि आप टेस्ट दे सकते हैं, और कुछ वन लाइनर फैक्ट भी लाया गया है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं इसको, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।